थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। अरे हटो यार, क्या हो गया है? क्या नहीं शेयर कर रहे हो भाई, हमने क्या तुम्हारा बिगाड़ दिया है? विंडोज में चल गए, इन्हें अब शेयर कर देते हैं, क्या दिक्कत है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तो आ गया होगा। डन ना? देखा? जी, चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। फंक्शनल अप्रोच इन क्रिमिनल लॉ वाज अडॉप्टेड बाय। नाम सुना है फंक्शनल अप्रोच का? क्रिमिनल लॉ में फंक्शनल अप्रोच किसने शुरू की थी? नाम सुना है? 4 ऑप्शन दिए हैं, वुल्फेंडेन कमिटी, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड यूएस फेडरल कोर्ट। हाँ, जवाब नहीं देंगे? देखिए, फंक्शनल अप्रोच को पहले समझ लीजिए आप लोग। फंक्शनल अप्रोच का मतलब होता है विच इज कनेक्टेड विद द सोसाइटी। असल में हुआ क्या कि 1950 से पहले इन ब्रिटेन देयर वाज ऑफेंस नेम्ड एज होमोसेक्सुअलिटी। जो होमोसेक्सुअलिटी थी, वॉलंटरी होमोसेक्सुअलिटी, दैट रिमेन्ड एज एन ऑफेंस। ब्रिटेन में ये तब भी ऑफेंस हुआ करता था, जैसा हमारे यहाँ 377 2019 से पहले था, सेम ऐसा ही ब्रिटेन में था। तो इस पर्टिकुलर ब्रिटिश सिस्टम को, ब्रिटिश लीगल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए एक कमिटी बनी, जिसमें वुल्फेंडेन उसके हेड थे। तो इस कमिटी ने एक रिसर्च की और पता किया कि जो ये होमोसेक्सुअलिटी जैसे जिनको ऑफेंस माना गया है, इसमें कौन से लोग ऐसे थे जो प्रिजन में पड़े हुए थे। तो जानते हैं कौन थे? मोस्ट ऑफ देम वेर लिबरल्स, डॉक्टर्स, एजुकेटेड पर्सन, राइटर्स, 70% जो होमोसेक्सुअलिटी के ऑफेंस में रखे गए थे। तो ये वुल्फेंडेन कमिटी की रिकमेंडेशन जो थी, वो क्रिमिनल लॉ में वहां के लिए एक माइलस्टोन बनी। और जितने भी ऑफेंसेस थे, एक्चुअली वुल्फेंडेन कमिटी रिकमेंडेड दैट द कंसेप्ट ऑफ सिन मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ ऑफेंस। याद है आप लोगों को स्टीफन की डेफिनेशन? वहीं पर सिन बताया था। अरे, कुछ याद वाद है कि नहीं याद है? क्या हुआ भाई, सब साफ है क्या मामला? कुछ पढ़े पढ़े नहीं रहे हो? अरे, सिन का कंसेप्ट बताया था क्राइम के साथ, डेफिनेशन ऑफ क्राइम में। हाँ जी। तो इसी सिन का ये जो कंसेप्ट था और क्राइम में जो डिफरेंशिएशन था, ये वुल्फेंडेन कमिटी की ही रिकमेंडेशन थी कि सिन मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द क्राइम। क्राइम के डेफिनेशन और सिन बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हाँ, तो ये वुल्फेंडेन कमिटी से ही सबसे पहला क्वेश्चन, इसका जो आंसर है ना कि फंक्शनल अप्रोच क्रिमिनल लॉ में किसने अडॉप्ट की थी, तो वुल्फेंडेन कमिटी की रिकमेंडेशन थी। तो वुल्फेंडेन कमिटी ऑफ इंग्लैंड। आंसर क्या हो गया? वुल्फेंडेन कमिटी ऑफ इंग्लैंड। अब फंक्शनल अप्रोच क्या है? फंक्शनल अप्रोच का मतलब होता है वेयर द लॉ इज एक्चुअली फंक्शनिंग। सोसाइटी और लॉ के बीच में कनेक्शन। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ पढ़े हो थोड़ा बहुत? नाम हम तो सुने थे ना। तो जो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ क्या कहता है? लॉ मस्ट बी कनेक्टेड विद द सोसाइटी। लॉ और सोसाइटी के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो वुल्फेंडेन कमिटी की रिकमेंडेशन ये थी, फंक्शनल अप्रोच रखिए।
जो सिन का कंसेप्ट है वो लॉ से डिफरेंट है। आज की डेट में सोसाइटी में डिफरेंट जो मेजरमेंट है। सिन तो एक एब्सोल्यूट टर्म है ना, और क्राइम एक रिमोट टर्म है, एक रिलेटिव, रिमोट नहीं रिलेटिव। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बताइए भाई, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी बताइए, इसको तो सब बता देंगे। चलो भाई जल्दी बताओ। डी होगा ना। हाँ, क्या है भाई डी? देखें हम लोग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने कहा कि इन क्रिमिनल केसेस प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड अप टू अ रीजनेबल सर्टेनिटी एंड ऑफन दैट इट इज अक्यूज्ड हु हैज टू प्रूव हिज इनोसेंस। मैंने आपसे कई बार बताया है क्रिमिनल केस का, इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ का, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन प्रोसिक्यूशन, इट इज ऑलवेज सर्टेन, फिक्स्ड है, इट नेवर शिफ्ट्स। तो क्रिमिनल केस में कभी शिफ्ट नहीं होता है। तो पहले के तीन ऑप्शन तो सब गलत हैं, चौथा ही सही है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आंसर नंबर 3 बताइए। चलिए भाई थर्ड बताओ। वेरी गुड, सभी लोग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रियंका, शाबाश, बहुत अच्छा। चलो भाई थर्ड बताओ आंसर, थर्ड का आंसर बताओ। अच्छा स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा अभी कर देते हैं यार, रुकिए। चलिए ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, अब तो दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है? चलिए बताइए। जूम नहीं हो रहा है? अच्छा, मुझे तो अच्छा खासा दिख रहा था, आप लोगों को नहीं दिख रहा है? ओके, अभी देख लेते हैं इसको, और बड़ा साइज कर देते हैं यार, रुकिए, एक मिनट रुकिए जरा आप लोग। इसको यहाँ पर जाते हैं फाइल में, और नहीं, फाइल में जाने से तो गड़बड़ हो जाएगा, वापस करो। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस सब का बढ़ा तो सकते थे यार, कहीं से कुछ था शायद। यस, देखा, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए, अब दिखा, काफी बड़ा कर दिया मैंने। यार पीयूष, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें इंजीनियरिंग की किसी ब्रांच में दिखाई दे सकता हूँ। हाँ जी, तो आप लोगों ने थर्ड का ऑप्शन क्या मुझे बताया? डी है? अच्छा, क्यों भाई डी क्यों है? ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। लोग बहुत तेज हो गए यार, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अपने हिसाब से मैंने क्वेश्चन मुश्किल मुश्किल बनाए थे। क्राइम इज मैंडेटरली एन इमोरल एक्ट, यही तो किसने कहा था? स्टीफन ने, गलत है स्टेटमेंट। क्राइम इज ऑलवेज एन इलीगल एक्ट, बात तो समझ में आती है, क्राइम इज मैंडेटरली एन एक्ट अगेंस्ट द रिलीजन, गलत बात है, सिन होगा वो। क्राइम इज ऑलवेज अनकनेक्टेड विद सोसाइटी, फिर गलत स्टेटमेंट। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है। आइए फोर्थ देख लेते हैं साहब, बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत तेजी से आंसर दे रहे हैं। आइए थोड़ा सा फोर्थ वाला कुछ शायद मुझे लगता है कुछ बड़ा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। मैं आपके सामने पढ़ता हूं, जिन्हें नहीं दिख रहा तो समझ जाएंगे। देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ये तो बेकार की बात हो गई। तीन स्टेटमेंट है, देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, मोटिव इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। देखते जाइएगा आप लोग, मोटिव इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। दूसरा देखिए, फिजिकल एलिमेंट इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। थर्ड देखिए, मोटिव हैज नो रोल एट ऑल इन डिटरमाइनिंग द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन। चलिए बताइए कौन कौन सा सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट है कि, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है,
स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, क्या तीनों सही हैं? दूसरा, स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। तीसरा, स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। और चौथा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। बताइए भाई कौन कौन से करेक्ट हैं? मुझे तो आंसर भी नहीं याद रहे, स्टेटमेंट भी नहीं याद रहे। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ठाक से बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। अच्छा अभी दिखा देते हैं यार, ऐसा क्या? ये लो, देखो, ये है। तुम लोग स्टेटमेंट लिख लो ना। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है? जल्दी जल्दी बताओ यार, अब इतना टाइम नहीं लगेगा। हर्ष बता यार। प्रियंका बता। और कौन है? और भी तो कोई होगा। हाँ, वत्सला तुम बता क्यों नहीं रही हो? बताओ तुम, तुम्हें तो सबसे पहले बताना है। देखा, बहुत हुआ, अब जल्दी से तुरंत आंसर दीजिए, इतना टाइम नहीं लगता है। क्लियर है सबको? देख लेते हैं हम लोग। 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1 एंड 3। आइए देख लेते हैं क्या है यार। और किसी ने नहीं दिखा दिया आंसर मुझे। क्या हो गया इतना, इसमें क्या मुश्किल है, आसान तो है ये, कुछ नहीं है। आइए देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट नंबर 1, मोटिव इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। अरे यार, जब एलिमेंट ऑफ क्राइम लिखा रहे तो अलग से लिखा नहीं दिया था कि मोटिव इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम? 50 बार क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में, यही गलत कर दोगे क्या? तो 1 तो सही है, तो पहला तो वहीं लिख दीजिए 1 इज करेक्ट। दूसरा देखिए, फिजिकल एलिमेंट नॉट एसेंशियल, गलत, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमेंसिट्रिया। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट नंबर 3, मोटिव हैज नो रोल एट ऑल इन डिटरमाइनिंग द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द पर्सन। यस इट इज करेक्ट। जहां तक क्रिमिनल लायबिलिटी डिटरमाइन करने की बात होगी, मोटिव इज हैविंग नो रोल एट ऑल। मोटिव इज रिलेवेंट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? once the person has been held criminally liable and at the time of the punishment, motive becomes relevant factor। नेक्स्ट देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 एंड 3, इतने इससे आसान क्वेश्चन कहाँ देखोगे यार? अब कौन सा ऑप्शन होगा देख लेते हैं, 1 एंड 3 जहां कहीं भी लिखा होगा हो जाएगा। तो 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, हटाइए। चलिए, इतना आसान आसान क्वेश्चन कहीं पूछता है? नेक्स्ट देखो, ये स्टेटमेंट देखो और इसका आंसर जल्दी से बताओ। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तुम लोग को ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है? एक्चुअली क्या होगा ना कि मैं टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, साउंड नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मुझसे इधर उधर होता रहता है। पर तुम लोग इसीलिए तुम ज्यादा बोलते ही रहता है, समझ रहे हो? हाँ, बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो। जो सीपीसी ठीक से पढ़ रहा होगा वही आंसर कर पाएगा, नहीं तो नहीं देख कर पाएगा। जल्दी बताइए। हर्ष तुम बताओ इसका आंसर, मुझे उम्मीद है कि तुम बता दोगे। उसका रीजन ये है कि मैंने कुछ काम तुमसे कहे थे, अगर तुमने वो किया होगा तब तो हो जाएगा, अगर नहीं किया होगा तो नहीं कर पाएंगे। और बस इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं, मैं 1 मिनट में देखूंगा कि किसने आंसर किया है किसने नहीं किया है। चलिए सर, डी। अच्छा, ओके। अच्छा, ये कहाँ से आपको सोर्स ऑफ आपका नॉलेज क्या है जी, बताएं। शिवम, हर्ष, सभी लोगों ने डी ही बता दिया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा श्वेता, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। सीपीसी का बेरक्ट रखे हैं आप लोग? रखे हैं कि नहीं रखे हैं? जल्दी बताइए। रखे हैं, हाँ जी। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि पार्टीशन का सूट किस ऑर्डर में है और रूल क्या है उसका? जल्दी बताइए, टाइम ना लगाइए, मैंने 10 बार कम से कम बताया है।
श्वेता मार खाएगी अब तू। ऑर्डर पूछ रहा हूं ना। और रूल क्या है? रूल क्या है? रूल 18। ओपन करो, जल्दी ओपन करो। ऑर्डर 20 रूल 18 ओपन करो। उसका सेकंड पार्ट पढ़ चुके थे, फर्स्ट पार्ट पढ़ो अब। सब रूल 1 पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। अब आंसर करो, उसको पढ़ के आंसर करो इसका, उसमें आंसर लिखा हुआ है इसका। देखो कलेक्टर नाम का शब्द कहीं लिखा हुआ है? हाँ, यही कहता हूं मैं कि आप लोग सीरियसली नहीं पढ़ाई करते हैं, और इसीलिए आप गलत करके आएंगे। जब मैंने ऑर्डर 20 रूल 18 पढ़ा दिया, तो आपको एक बार रूल 18 नहीं देख लेना चाहिए पूरी बात? कौन देखेगा? और आपको मालूम है पूछा का क्वेश्चन है। हर्ष, मैं तुमसे क्या कहा था? जितना पढ़ाएंगे उतना दोबारा से घर पे देखना है बेटे। ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए आप में से किसी की भी। समझ में आ गई बात? अगर मैंने किसी ऑर्डर का नाम ले लिया या रूल का नाम ले लिया, तो आप उस ऑर्डर रूल को पूरा देखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग समझते नहीं है क्या? कई बार क्या होता है ना कि पढ़ाने लिखाने का यही तो फायदा होता है कि जैसे जब आप कोई चीज हमसे पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि मैं 50 चीजें आपको बताता रहूँ। आप अपने से नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन उन 50 चीजों में जब ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे, तो आपको मेरी कही बात याद आ जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, मेरे साथ साथ चलते रहना, क्योंकि मैं पढ़ाना क्या होता है ना कि एक लिमिट के बाद जैसे बात बताते बताते आपको बस मेरे साथ चलते रहना, हो गया, और कुछ नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखिए, मेहनत करिए, बहुत गलत बात है। कोई भी एक भी आदमी ठीक से नहीं पढ़ाई कर रहा है, एक भी नहीं कर रहा है हमसे। इट इज वेरी सैड। आप अपने साथ ही धोखा करना है, मेरा क्या करेंगे? जाइए, मुझे क्या लेना देना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए भाई, तो आई होप कि आइंदा से आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, साथ में पढ़ना लिखना शुरू कीजिए। देखिए 6 का आंसर दीजिए तुरंत। आसान क्वेश्चन है, तुरंत आंसर दीजिए, 6 का आंसर दीजिए। Civil Procedure Code provides substantive principle of civil law, substantive principles of civil and criminal law, a mechanism to achieve substantive civil right, all of the above। बताइए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली सिविल प्रोसीजर क्या करता है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे आप सब्सटेंटिव राइट्स आपके अचीव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वत्सला, लेकिन तुमने इससे पहले के आंसर का क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, और यही कर करके हम अपना नुकसान करते हैं। आपको मालूम है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है एमपी में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया था कलेक्टर वाला, कलेक्टर वाला जवाब दिया था। अच्छा, देखा नहीं मैंने। वेरी गुड, तुमने जवाब दिया था तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। शाबाश। और जिसने भी नहीं दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही करना है तुमको, और आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। पढ़िए लिखिए, बदमाशी करते हैं। हाँ जी, आगे देखिए। अमेंडमेंट ऑफ 2002 सीपीसी वाज मेड ऑन द रिकमेंडेशन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ाते समय नहीं बताता हूँ, लेकिन उसको जानबूझ के क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया है। सीपीसी में एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, और मैं आपको बता देता हूँ ये 2002 का जो अमेंडमेंट हुआ था, वो मलिमत कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे? मलिमत कमेटी के रिकमेंडेशन। बाकी जो आप देख रहे हैं ना, जैसे एल एम सिंघवी के, जी एस वर्मा की कमेटी के रिकमेंडेशन क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। एल एम सिंघवी की पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है। रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन ये आपके क्या कहते हैं, इफ आई एम करेक्ट, ये रेवेन्यू से कनेक्टेड कोई कमेटी थी, रेवेन्यू रिफॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया, इस बहुत बात नहीं होगी। आगे देखें,
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, ये आप लोग दे देंगे। व्हेन प्लेंट हैज बीन रिजेक्टेड द प्लेंटिफ ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, एक बार प्लेंट रिजेक्ट हो गई तो प्लेंटिफ ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? आंसर देखिए, तुरंत बताइए, ये तो तुरंत बता देंगे आप लोग। मे प्रेजेंट ए फ्रेश सूट, कैन नॉट प्रेजेंट ए फ्रेश सूट, मे प्रेजेंट ए फ्रेश सूट विद द लीव ऑफ हाई कोर्ट, नन ऑफ द अबव। आप आंसर देंगे तो सिर्फ मुझे ऑप्शन नहीं बताएंगे, आप मुझे उसके साथ प्रोविजन भी बताएंगे कि नन ऑफ द अबव है तो क्यों है, बताइए तुरंत, जल्दी बोलिए। नहीं आ रहा है आंसर तो बेरेक्ट देखो, उसके बाद बताओ, पर बताओ। वत्सला डी बता रही हो क्या? नन ऑफ द अबव, क्यों? ए, मे प्रेजेंट फ्रेश सूट, हाँ ठीक है। आप प्रियंका क्वेश्चन नहीं समझ रही है क्या? जैसे मान लीजिए कि प्लेंट एक बार रिजेक्ट हो गई, क्या उसी कॉज ऑफ एक्शन पर दूसरी प्लेंट फाइल हो सकती है? हो सकती है। आप ऑर्डर 7 रूल 11 के साथ ऑर्डर 7 रूल 13 पढ़िए। जी बिल्कुल हर्ष, यही मैं जानना चाहता था। ऑर्डर 7 रूल 13 देखिए। प्रियंका अपने बेयर एक्ट में देखो। नहीं सॉरी नहीं बच्चे, पढ़ना है कि सॉरी क्या होता है? कुछ नहीं, बस पढ़ाई करते रहना, आपने ढंग से पढ़ना है, इससे कोई फर्क थोड़े पड़ता है। बस ध्यान रखना है कि एग्जाम्स में गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से देखना है हर चीज। अगला क्वेश्चन उसको देखेंगे देखेंगे नहीं, उसका ऑप्शन भी नहीं बताऊंगा आपको, आप बस देख करके मुझे बताइए। सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2002 केम इनटू फोर्स, ये सब बहुत बकवास के क्वेश्चन है पर मैंने जानबूझ के एक दो ऐसे रखे हैं। 2002 का सीपीसी का अमेंडमेंट एनफोर्स कब हुआ था? जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? जुलाई में हुआ था, 1 जुलाई को, 2002, 1 जुलाई 2002। जितने भी लोग हैं ये अलग से अपने नोट में लिखते चले जाएंगे, यहाँ कहानी नहीं चल रही है। आप अपनी कॉपी लेके बैठे हैं ना सीपीसी और आईपीसी की, तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है और मान लीजिए कि यहाँ पर डिस्कस हुआ, तुरंत वहां साइड में कॉपी में लिख देना है अपने, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। जैसे वुल्फेंडेन कमेटी, आपसे डिस्कस नहीं किया है मैंने, जानबूझ के नहीं किया, हर चीज डिस्कस थोड़े करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देंगे जिसके आंसर आपको नहीं आने चाहिए। तो अब तो मालूम हो गया, वुल्फेंडेन कमेटी को कहाँ मेंशन करोगे, वहीं सिन के पास मेंशन कर देना। सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2002 ओपनिंग में ही लिख दो, 2002 कब कब हुआ, क्या हुआ, किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ, ये तो ऐसे ही पता चल रहना चाहिए। आगे देखिए, यही सब चीजें, कुछ चीजें याद करने वाली होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। पीयूष क्या हो गया भाई, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? पढ़ा नहीं है क्या? टाइम नहीं मिल पा रहा है? थोड़ा सा मैनेज करो, कुछ कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए। इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट इन एवरी स्टैट्यूट मेंसरिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन। चलिए इसका जवाब दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया वत्सला। हाँ हर्ष, वेरी गुड। ये तो अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, नहीं पढ़ा था क्या? कल या परसों कब पढ़ा था? कल ही शायद पढ़ा था। मैंने आपको बताया था ना, शिराज वर्सेस डे रुडजन दो चीजों के लिए जाना जाता है। ये इसमें ये फर्स्ट केस था जिसमें कि मेंसरिया की जो रूल है उनको क्या किया गया है, थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। बिल्कुल ये शिराज वर्सेस डे रुडजन का ही है। आर वर्सेस प्रिंस आप जानते ही हैं, इस केस में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। हार्डिंग वर्सेस प्रिंस ऐसे ही लिख दिया है, नन ऑफ द अबव, कोई मतलब नहीं। तो ऐसा क्या हुआ, बाकी लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?
पढ़ा नहीं है क्या? अरे यार, ऐसा इसमें क्या हो गया? कुछ नहीं है। कहता है कि इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट इन एवरी स्टैट्यूट मेंसरिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन। तो हे प्रभु, अभी कल ही तो बताया कि शेराज वर्सेस डे रुडजन में ही ये बात कही गई थी कि हर एक स्टैट्यूट में चाहे मेंसरिया लिखा हो या न लिखा हो, जैसे सपोज कर लेते हैं कि कोई स्टैट्यूट बना, जैसे प्रिंस वाला ही केस याद करिए या टॉलसन का केस याद करिए, whosoever marries with another person while his or her spouse is living shall be punished। अब यहाँ तो नॉलेज नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि इवन इफ द स्टैट्यूट हैज डेलिबरेटली omitted the mensaria element, we shall always read as if mensaria is included। मतलब जो कॉमन लॉ का प्रिंसिपल था एक्टस नॉन फेसिट्रियम नेसी मेंसिट्रिया, जिसको कि प्रिंस के केस और बहुत सारे केसेस में निगेट कर दिया गया और कहा गया कि statute itself is silent on the element of mensaria, the element of mensaria cannot be added as an essential element of crime, but here in Duirudzen case, Serra's case, the court said no, in every offense mensaria element is inherent। if you want to prove the offense you have to prove the mensaria, चाहे स्टैट्यूट में लिखा हो और चाहे न लिखा हो। लेटर ऑन इन 1947 or 49, another case which is also known as known for the revival of mensaria was important case। अच्छा, आप ध्यान रखिए, कहानी नहीं सुना रहे, सब प्री के क्वेश्चंस हैं। रिवाइवल ऑफ मेंसरिया आपसे पूछता है तो मैंने आपसे क्या कहा था, कौन सा था केस था रिवाइवल ऑफ मेंसरिया पे, जल्दी बोलो। रिवाइवल ऑफ मेंसरिया पे कौन सा केस था? हाँ, ब्रेंड वर्सेस वुड का केस, BREND, ब्रेंड वर्सेस वुड। सब बहुत खराब हालत है। तो इसको हमने ऐसे याद कर लिया था कि ब्रेंड मतलब ब्रेड, ब्रेड खा के केस रिवाइव हो गया। मेरे पास तो जानते हैं कोई चीज याद तो रहती नहीं है, इसी तरह याद किया मैंने। अच्छा जी, ठीक है। तो ये तो हम लोगों का कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए ना। आसान आसान से क्वेश्चन है, देखा कितने आसान क्वेश्चन। आगे देखिए, द ग्राउंड फॉर पनिशिंग प्रिंस, बताइए क्या ग्राउंड था, जल्दी बोलो। ABCD सब ऑप्शन आपके सामने है। वेरी गुड वत्सला, बहुत बढ़िया। पीयूष, वेरी गुड। सिर्फ इलीगल एक्ट नहीं था, जो मैलम पर से जो शब्द था वो इमोरलिटी को ही शो करता है, इनहेरेंटली इमोरल। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? श्वेता, कहाँ चली गई तुम? क्या 3 ही 4 लोग जवाब देंगे क्या? जवाब क्यों नहीं देती हो? हाँ, वेरी गुड। जितने भी लोगों ने जवाब दिया बहुत बढ़िया, बाकी लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मुश्किल है यार? देखो क्या दिक्कत है, कोई किसी को कोई डाउट आउट है क्या? देखो आसान तो है। कहता है कि प्रिंस को पनिश करने का ग्राउंड क्या है, तो एक हो गया प्रोहिबिटेड एक्ट डन बाय द प्रिंस, क्या गलत है क्या? बिल्कुल सही आंसर है, ए भी आंसर सही है। फिर आगे देखिए, इलीगल एक्ट डन बाय प्रिंस, ये भी सही आंसर हो गया। अरे तो दो दो आंसर सही हो गए। आगे देखिए, सी नोइंगली कमिटिंग ऑफ सिविल रॉन्ग बाय प्रिंस, ये आंसर गलत है, इसको बाहर कर दीजिए, सिविल रॉन्ग से कोई मतलब नहीं। चौथा देखिए, कहता है इलीगल, तो इलीगल तो था ही था। फिर एंड इमोरल, यहां पर देखो इलीगल तो है ही है, देखो पहला और दूसरा तो सही दिखते हैं, लेकिन डी आंसर सबसे ज्यादा अच्छा आंसर है, तो बेस्ट आंसर है। क्यों? क्यों डी सबसे अच्छा आंसर होगा? इसलिए डी सबसे अच्छा आंसर है क्योंकि एक ऐसा एक्ट है, प्रिंस का एक्ट, जो इलीगल भी था और इमोरल भी था। आपको याद है ना हम लोगों ने कौन से वर्ड का यूज किया था, कोर्ट ने कौन से वर्ड का यूज किया था, बताओ जल्दी से, कोई लिख के बताओ मुझे, क्या वर्ड यूज किया था? दो चीजों में डिफरेंस किया था कोर्ट ने। टॉलसन और प्रिंस के केस में दो पॉइंट्स पर डिफरेंस किए थे कि टॉलसन केस, मिसेस टॉलसन एक्ट वाज क्या था, मैलम पर से, वेरी गुड श्वेता, और दूसरा क्या था, मैलम
पहलम प्रोहिबिटो। वेरी गुड। तो जवाब देना चाहिए ना, आंसर तो आसान है। हम्म। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ प्रियंका, तुम अच्छा कर रही हो, वेरी गुड। लेकिन अभी और पढ़ना पड़ेगा। अरे कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, टाइपिंग में एरर हो जाती है, इतना नहीं सोचो। कहाँ भाग गया, सॉरी। बदमाशी करते हो तुम। चलो। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अब इसका आप आंसर दीजिए, मेरा गला खराब है और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, बहुत चिल्लाऊंगा नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। जल्दी बताइए। सबको दिख रहा है ना? वत्सला थर्ड क्यों होगा बच्चे? थर्ड में ऐसा क्या है? थर्ड तो कह रहा है ए बी एंड डी आर करेक्ट। तो क्या कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं होता है क्या प्रिलिमिनरी डिग्री में? ये करेक्ट कहां से हुआ बच्चों? बोलो वत्सला। तुम क्वेश्चन जल्दी में देख रही हो क्या? थर्ड तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ बी ही कुछ मुझे सही दिखता है। क्यों भाई? अरे कहाँ हो? क्लासेस ठीक से नहीं कर रही हो क्या? अच्छा, आप लोग बताइए कि क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं बताया है और कहा भी नहीं था कि ऐसे ही बेवकूफ बनाने का सीन होता है? आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अरे केस का नाम लेने की जरूरत नहीं यार। ये बताइए कि जैसे जो वत्सला का कहना, वत्सला का जो कंफ्यूजन है वो बहुत सारे लोगों को हो सकता है। हाँ वत्सला, बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये होगा, तुम ऑप्शन पढ़ो ठीक से। कहता है प्रिलिमिनरी डिक्री डज नॉट डिसाइड द सूट, डिसाइड द क्या कहता है, सूट कह रहा है क्या? कह रहा है कि डिसाइड द इशू इन सूट कंक्लूसिवली। प्रिलिमिनरी डिक्री में वत्सला ये बताओ, कुछ डिसीजन होते हैं कि नहीं होते हैं? वेरी गुड पीयूष, बहुत बढ़िया जवाब। पहले वत्सला मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब कुछ डिसाइड हुआ कि नहीं हुआ? बता जल्दी। कुछ डिसाइड हुआ? हाँ। तो जो डिसाइड होता है, क्या वो कंक्लूसिव नहीं है क्या? जैसे मान लो कि मीन प्रॉफिट बाद में डिसाइड होगा, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया ना कि प्रॉपर्टी पर पोजीशन वत्सला का है या प्रॉपर्टी पर पोजीशन प्रियंका का है। ये तो डिसाइड हो गया ना, इसमें तो कोई कोई डाउट नहीं है, और अब ये बदलेगा भी नहीं। तो जितने पॉइंट्स डिसाइड होते हैं वो तो कंक्लूसिव होते हैं ना, इसमें कहाँ डाउट हुआ? बताओ, इसमें कहाँ कोई डाउट हुआ? तो प्रिलिमिनरी डिग्री भी कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन करती है भाई। ऐसा थोड़े को कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं करती। नहीं समझे क्या? प्रिलिमिनरी डिग्री भी कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ही करती है। हाँ, तो बस ऑप्शन नंबर टू का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर टू, ये क्यों? ए एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर टू तुम किस सेंस में कह रही हो? अभी भी तुमको लग रहा है ए और डी करेक्ट है? कुछ गड़बड़ चल रहा है। तुम किस ऑप्शन टू की बात कर रही हो?
फाइनल डिक्री डज डिसाइड द मैटर इन सूट कंक्लूसिवली, बस यही एक सही होगा, बाकी सब गलत है इसमें। एक सूट में एक से ज्यादा फाइनल डिक्री भी हो सकती है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या वत्सला, बताओ। जितना बताओ उतना समझ में आया ना। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब तुम शायद बी को कह रही हो, तो बस बी ही सही है यहाँ पर, ठीक है। पर ऑप्शन नंबर 2 अगर तुम उसके हिसाब से कह रहे हो तो फिर तो गलत है। चलिए अच्छा, आगे देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत होगी तो मुझे फोन कर लेना, मुझे कंफर्म है कि कहाँ इश्यू हो सकते हैं। चलिए, इस केस को मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आप को मैं बता देता हूँ। 2002 के अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया था। तो ये सलेम बार एडवोकेट एसोसिएशन में इसको क्या किया गया है कि 2002 के इस अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है सलेम बार एसोसिएशन के केस में। हाँ बिल्कुल सही हर्ष, वेरी गुड। इससे ये पता चलता है। हाँ श्वेता बिल्कुल ठीक है, तुम सही कह रही हो। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन करती है प्रिलिमिनरी डिग्री, जो भी मैटर होंगे उनका कर देती है इश्यूज का, लेकिन सूट को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं करती। वेरी गुड। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार कि 2002 का जो अमेंडमेंट हुआ था सीपीसी में, वो किस केस में चैलेंज किया गया था और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, सलेम बार एसोसिएशन के केस में किया गया था। ठीक है, बस इसको ऐसे याद कर लीजिए, बहुत बकवास, बहुत कोई ऐसा खास बात नहीं। इसको मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको रिटन स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, तब वहां पर इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन होगा। वहां के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। अभी फिलहाल हम चूंकि इनिशियल स्टेज पर हैं, तो कुछ कुछ चीजें आप नोट भी करते जाएंगे। कॉपी ऑपी में नोट कर रहे हो ना सब लोग, क्यों भाई, नोट वोट कर रहे हो ना। हाँ, करते रहना बच्चे, सभी लोग, इधर उधर नहीं। आगे देखते हैं हम लोग, 14 देखें। बताइए करेक्ट ऑप्शन इसमें बताइए, 14 का आंसर बताइए। पीयूष बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ। सीपीसी पढ़े हो ना, कह रहे हो, बताओ जल्दी से। गला तो मेरा खराब हो गया। हर्ष आपने आंसर दिया है क्या, डी? डी आंसर दिया है आपने? मैं 14 का आंसर पूछ रहा हूँ, हर्ष तुमने डी दिया है। पीयूष सी, ओके। और कोई? और कोई? नहीं। शिवम, अच्छा श्वेता बी। अच्छा जी, शिवम कहाँ है? वत्सला, शिवम डी, वत्सला जल्दी बोलो। प्रियंका, हाँ बताया है, सब बताया, क्लासेस में बताया हुआ है। लिखाया भी है, मुझे नहीं पता है कैसे आप, क्लास में सब लिखाया हुआ है वत्सला। डोंट नो का क्या मतलब है, ये सब लिखाया हुआ है, नहीं लिखाया हुआ है क्या मैंने, बताइए। हर्ष नहीं लिखा है मैंने? हर्ष ने बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ये मैंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए रखा था, ये सब लिखाया हुआ है कि एक आपको चार्ट बनवाया था कि कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से क्या डिक्री है और क्या डिक्री नहीं है, लिखाया हुआ है। आप अपने नोट्स में देखिएगा, लिखाया हुआ है। तो ये नोट्स का ही क्वेश्चन है, कुछ अलग तो था भी नहीं। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू इन फॉर्म ऑफ पेपर्स इज डिक्री, गलत, नहीं होता है। इट डज नॉट डिटरमाइन द, it does not conclusively determine the rights of the parties. Mere right to sue is decree, again it is not a decree.
ऑर्डर ऑफ रिमांड, अरे साहब ऑर्डर 43 रूल 1 में जब जाएंगे तो क्या वो ऑर्डर ऑफ रिमांड डिक्री होता है क्या? गलत, ये भी नहीं है। तो लास्ट में क्या है? नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। वेरी गुड हर्ष, पढ़ रहे हो तुम, शाबाश, बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी अभी तुमको काफी कुछ पढ़ना है। जितना, जैसे पढ़ाते समय जितने ऑर्डर्स का नाम लेंगे, जितने रूल्स का नाम, वो एक बार ही गो थ्रू हो जाना है अपने को, है ना? गलती नहीं होनी चाहिए और बार बार यही काम करना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आते हैं हम गलती करते हैं, फिर यही मेंस में आते हैं हम फिर गलती करते हैं। ये सब नहीं चलेगा, बार बार पढ़ो, खूब पढ़ो। अगला क्वेश्चन तो 15 तो बड़ा आसान है। शिवम बता, 15वां का आंसर बता, लीडिंग जजमेंट डिग्री कौन सा है? ए होगा ना? हाँ, वेरी गुड, यही होगा। अच्छा, बाकी जो दिख रहा है ना आपको, स्टेट वर्सेस नवाब हुसैन और एक क्या कहते हैं, रुक जाइए इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा। बहुत बढ़िया। देखिए, स्टेट वर्सेस नवाब हुसैन और लल्लू भाई का जो केस है, ये सब इसके लिए जाने जाते हैं, इसके लिए जानते हैं, रेस जुडिकेटा के केसेस हैं, जब आपको बताऊंगा बाद में। तो रिट पिटीशन पर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता, इन्हीं के लिए केसेस इंपॉर्टेंट है। तो वो तो बाद में है, रेस जुडिकेटा के केसेस में सिर्फ पहला वाला है। तो नेक्स्ट देखिए, 16 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए, 16 का आंसर बताइए, जल्दी बताइए। मैं पढ़ूंगा नहीं यार, अब मेरा गला दर्द होने लगा। आंसर बताओ, अगर इसको गलत करोगे ना तो आप बहुत पीटेंगे। बता रहे हैं। जीवन तूने बी का है? अच्छा, आगे देखते हैं, और कोई है बताएगा? हर्ष, तुमने आरजी क्या लिखा है, तुम समझ ही नहीं। जल्दी बताइए। शिवम का कहना है बी है, देखते हैं। अच्छा। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, किसी और ने आंसर नहीं दिया? वाह, ये अच्छा था। वत्सला ने ए बताया है, कोई डी नहीं कहेगा? या सी? चलिए, डी भी आ गया, सी भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ए बी सी डी सारे आंसर सही हैं। शिवम, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो आजकल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। लेकिन अभी बहुत पढ़ना पड़ेगा तुमको, है ना? अच्छे से पढ़ो तुम अब अच्छा करते हो, और याद भी करना, तुम मेहनत कम करते हो। आप लोग इतना गलत कैसे हो सकते हैं यार? वो भी ऐसे चीजें जो मैंने बेसिक प्रिंसिपल में ही बता दिए थे। क्या समझाऊं आपको, बताइए? क्या बेसिक प्रिंसिपल्स आपको क्रिमिनल लॉ के नहीं बताए थे? मैंने कहा था ना कि क्रिमिनल लॉ एंड स्पेशली सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ, इट कैन नॉट हैव अ रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। जो भी पनिशमेंट होगी, जो भी ऑफेंस होगा, वो उस डेट पर स्टेच्यूट में लिखा होना चाहिए, जिस डेट पर वो ऑफेंस हुआ है। लेटर ऑन बाय ब्रिंगिंग एन अमेंडमेंट,
You cannot enhance the punishment. You cannot create a new offense. जैसे इसका एग्जांपल कई बार मैंने आपको दिया है, जैसे निर्भया के केस में, निर्भया के केस में के बाद ही आपको 376 में कई सेक्शंस ऐड करने पड़े. But those who were involved in that rape case, they were tried under the original sections. Enhanced sections में या नए sections में उनमें ट्रायल नहीं हो सकता है, ना तो पनिश हो सकता है. तो ये बेसिक प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ का नहीं बताया मैंने आपको? बताइए जरा, कितना गलत आंसर दे रहे हैं आप लोग. प्रियंका पढ़ाई नहीं हो रही है, और वत्सला आपकी भी. पीयूष, ये सब क्या है? ये तो कॉमन क्वेश्चन था यार. तो आंसर क्यों दिया? डिड नॉट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. तक. चलो, श्वेता तुम बोलोगी नहीं तुम. अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं. ठीक है. अच्छा, कोई कोई नहीं. और श्वेता, तुम बोलना ही मत. अच्छा, बोलोगी तो टैक्स देना पड़ेगा तुमको. तुम नहीं बोलना. चलिए, एक ये बकवास सा क्वेश्चन है कि इंडियन पिनल कोड कब इन्फोर्स हुआ था. जल्दी से बता दीजिए कब इन्फोर्स हुआ था इंडियन पिनल कोड. ये सब चीजें नोट कर लीजिएगा अपने बैरक वगैरह में, कॉपी में. बताइए. हाँ जी, कब इन्फोर्स हुआ था? बिल्कुल बी आंसर सही है. 1 जनवरी 1862 को एनफोर्समेंट की डेट थी. शिवम सी नहीं है, बी होगा. याद कर लीजिए. अच्छा, एनफोर्समेंट की डेट क्या है? 62, 1 जनवरी. इनएक्टमेंट की क्या है? 1863. चलिए, फिर उसके बाद भारतीय न्याय संहिता, ये कब आई थी? जल्दी बताइए. भारतीय न्याय संहिता कब आई थी? भारतीय न्याय संहिता कब आई? जी, वेरी गुड. बहुत ही बढ़िया. 25 दिसंबर 2023. वेरी गुड श्वेता, बहुत ही बढ़िया. अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आ भी सकता है. ये एसेंट इसकी अभी मिली है. एनफोर्समेंट की डेट अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि एनफोर्समेंट अभी हुआ नहीं. चलिए, वेरी गुड. है ना? इसी ये तो सीधे सीधे बेरट के क्वेश्चन है, और इनको आपको लिखना भी है. इधर उधर करेंगे तो आप जानिए आपका काम जाना है. ऑफेंस कहाँ पर डिफाइंड है, जरा बताइए तो. जल्दी बताइए, सब पढ़ाया हुआ है. ऑफेंस कहाँ कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 40. ओल्ड सेक्शन तो 40 ही है आईपीसी का. बिल्कुल सही. नया वाला सेक्शन ध्यान रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता वाला. बीएनएस वाला याद रखिएगा, पुराना तो याद ही होगा आपको. इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा ही है कि आपको याद हो जाए. पुराना किसमें? 40 में. नया वाला किसमें? 224 में. ये सबको समझ में आ रहा है ना? इसको याद कर लेना है. चलिए, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस के जवाब दिए, और बहुत सारे बहुत ही सिली टाइप की मिस्टेक्स भी की आपने. चलिए, 20 क्वेश्चन का आंसर दीजिए. जल्दी से बताइए, ये सबसे आसान क्वेश्चन है. जल्दी से बताइए, आंसर बताइए.
हाँ, ये आप लोग बेवकूफ नहीं बने, हर्ष और वत्सला दोनों सही हो, वेरी गुड। बिल्कुल, क्वेश्चन ही गलत है। एक्ट डज नॉट इंक्लूड इलीगल ओमिशन, ये गलत है, क्योंकि एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन होना चाहिए। तो ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है, ऑप्शन चाहे जो रहे, बात ही खत्म हो गई। लेकिन आप लोगों ने आंसर दे दिया, ये मुझे बड़ा मजा आया। हाँ हर्ष, वत्सला तुमने सही आंसर दिया, वेरी गुड। हाँ, दिमाग है तुम लोगों के पास। मैं जबरदस्ती तुम लोगों को बेवकूफ समझता हूँ, नहीं नहीं, तुम लोगों का दिमाग है, वेरी गुड। चलिए जी, तो ये तो कुछ कोशिश हुई। अगले हफ्ते से हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखें। कितने क्वेश्चन हो गए, 20 हो गए ना? हाँ, ठीक है। हाँ, 20 ही थे, 20 ही बना पाया मैं, उससे ज्यादा भी बना नहीं पाया। अब अगले हफ्ते हम लोग टेस्ट देंगे, तो थोड़ी सी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे पास पढ़ाया हुआ टॉपिक भी बढ़ जाएगा तब तक। तो हम लोग कल मिलते हैं साहब। ओ, कल मिलते हैं, वेरी गुड। बट यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड, ये अच्छा रहा। अब हम लोग अ, कल मिलते हैं, है ना? तो कल हम लोग सेम उसी तरीके से पढ़ेंगे अपना। संडे को टेस्ट फिक्स रहेगा, है ना? और मैंने आपका देखा, शेयर कर दूं आपके साथ? पक्का, चल शेयर कर दूं। ओके ओके, श्योर, शेयर करेंगे इसको, शेयर करेंगे एक। यार मुझे ये पता नहीं है, ये आप लोगों में से किसी को जानकारी होगी तो बताइएगा, ये क्या टेलीग्राम वगैरह पे कैसे क्या होता है यार? हम लोग एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, तो उसमें मैंने सुना है कि आसानी से शेयर हो जाती है चीजें। तो उसमें जैसे क्वेश्चंस वगैरह होंगे और ये सारी चीजें होंगी, तो ये शेयर भी हो जाएंगे। जो मान लीजिए किसी स्टेट का क्वेश्चन हुआ, या मुझे कोई चीज बतानी हुई आपको, तो उस पर हम लोग शेयर कर सकते हैं, है ना? तो एक हम लोग ग्रुप बना लेते हैं टेलीग्राम पे, वो अभी मुझे देखना पड़ेगा, मैंने कभी बनाया बनाया नहीं है। तो कल मैंने कोशिश की, तो मैं टेलीग्राम मैंने डाउनलोड तो कर लिया। अभी उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, जरा मैं देख के सीख करके तब आप लोगों के साथ एक ग्रुप शेयर करता हूँ। फिलहाल तो अभी इस क्वेश्चन को तो मैं इसी ग्रुप में ही डाल दूंगा, पर टेलीग्राम पे एक बनाते हैं, कुछ ऐसा चैनल जैसा कुछ होता है क्या, तो उसको देखेंगे हम लोग। पहले से काफी ठीक ठाक चीजें हैं, और अच्छी होंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं कल। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सब इधर उधर नहीं। चलिए, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी।